हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू YFCC। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 1786 के अधिनियम की और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 1786 के अधिनियम की, जानेंगे इसके लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल है उस पद पे नियुक्त किया जाना था, लेकिन उसने इस पद को स्वीकार करने के एवज में कुछ शर्तें रखी। उन्हीं शर्तों को मानने के उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया। अब जानेंगे इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में। प्रावधानों की बात करें तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो शर्तें रखी गई वही इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान भी थे। ये दो प्रमुख शर्तें थी या दो प्रमुख प्रावधान के रूप में इसके हम देख सकते हैं। सबसे पहला था विशेष मामलों में वीटो पावर्स को दिया जाना। जो गवर्नर जनरल होता था उस समय, तो उसको जो भी निर्णय लेने होते थे अपनी काउंसिल के साथ में बहुमत के आधार पे ये निर्णय लेने होते थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे ये शर्त रखी कि उसको जो है वीटो पावर्स दी जाए, जिससे कि यदि उसके निर्णय हैं वो काउंसिल है वो मानने से इनकार कर दे, या फिर कोई भी निर्णय जो उसको मनाना है उसको वो जो है वीटो पावर करके या वीटो की शक्ति का यूज करके मना सके, या काउंसिल के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो वो उनको जो है निरस्त कर सके। तो इस तरह से उनको वीटो पावर जो शक्ति दिए जाने की डिमांड है वो इसमें एक मुख्य शर्त के रूप में कॉर्नवालिस द्वारा रखी गई थी। दूसरी थी कमांडर इन चीफ का पद दिया जाना या प्रधान सेनापति का पद दिया जाना। कॉर्नवालिस की दूसरी मुख्य शर्त ये थी कि उसे जो है गवर्नर जनरल का पद दिए जाने के साथ साथ उसे प्रधान सेनापति के रूप में भी जो है अपॉइंट किया जाए। तो ये दो प्रमुख शर्तें कॉर्नवालिस के द्वारा इस एक्ट के अंदर रखी गई। तो यहाँ पे इन दोनों ही शर्तों को जो है मान लिया गया था और इन शर्तों को जो है प्रावधान के रूप में जो है ये एक्ट बना के जो है लॉन्च किया गया था, या इस एक्ट के अंदर जो है प्रावधान के रूप में ऐड करके जो है एक एक्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया 1786 का अधिनियम। तो यही जो है इसके प्रमुख प्रावधान भी थे और यही इस एक्ट के प्रमुख जो है मुख्य विशेषताओं के रूप में भी हैं। अब हम जानेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट है, सबसे पहले जानेंगे इसके उद्देश्य क्या थे। 1793 तक आते आते कंपनी के जो कार्य थे और संगठन के बीच में कुछ तालमेल की कमी हो गई थी। उस तालमेल को बैठाने के उद्देश्य से ये एक्ट लाया गया था। ये एक्ट काफ़ी विस्तृत था। इसका विस्तृत होने का रीज़न ये था कि उस समय तक जो कानून अप्रासंगिक हो चुके थे समय के साथ में, और जो विद्यमान कानून थे उनको जो है कोडिफाइड किया गया था, या यूँ कहें कि जो विद्यमान लिखित या अलिखित कानून थे उनको जो है संग्रहित इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। उसमें ऐसे प्रावधानों को लॉन्च किया गया था, तो इसलिए जो है ये विस्तृत हो गया था। लेकिन इसके प्रावधानों में कुछ ऐसे क्रांतिकारी या फिर आमूलचूल परिवर्तन करने वाले कानून प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं थे। लेकिन फिर भी इसके जो जितने भी प्रावधान थे उनको हम प्रमुख रूप से 7 बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। ये प्रमुख प्रावधान 7 बिंदुओं के अंतर्गत इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रावधान है वीटो शक्ति को विस्तारित किया जाना। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाना। तीसरा जो प्रावधान है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको रिन्यू किया जाना। चौथा प्रावधान था लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डालना। पांचवा जो प्रावधान है वो है गवर्नर जनरल को अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान किया जाना। छठा प्रावधान है गवर्नर जनरल द्वारा उप प्रधान नियुक्त किया जाना। और सातवां और अंतिम प्रावधान है वो है कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना। अब हम वन बाय वन इन प्रावधानों को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले प्रावधान के बारे में बात करें तो विटी शक्ति का जो विस्तार किया जाना है उस रूप में हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो इससे पहले के एक्ट में 1786 के एक्ट में जो उसे शक्तियां दी गई थी कि काउंसिल के निर्णयों के ऊपर वह अधिभावी शक्ति है या वीटो पावर्स है, को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और उसके प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक जो है इसको विस्तारित कर दिया गया था। दूसरा प्रावधान के रूप में जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यह इसमें प्रमुख प्रावधान किया गया। और यह व्यवस्था 1919 के जो भारत शासन अधिनियम या फिर जिसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के रूप में से हम जानते हैं, वहाँ तक भी यह प्रभावित रही। तीसरा प्रमुख प्रावधान जो है उसमें जो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उनको अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी की बात करें तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब उसे 15 सालों के लिए एकाधिकार दिए गए थे, व्यापारिक एकाधिकार, जिन्हें जो है अलग अलग कानूनों के द्वारा वृद्धि की गई उनके अंदर, और ये जो है वृद्धि अब तक चली आ रही थी। और इस कानून के द्वारा इसी एकाधिकार में जो है 20 वर्षों के लिए इसको वापस से रिन्यू कर दिया गया था।
अगला जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जो लिखित विधियां थी द्वारा प्रशासन की रीम इसके द्वारा पड़ती है तथा सभी कानून और विनियमों की व्याख्या का अधिकार भी जो है इसमें न्यायालय को प्रदान कर दिया जाता है। पांचवें प्रावधान में इसमें गवर्नर जनरल को जो अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारें थी उनके ऊपर और अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां जो है इसमें प्रदान की जाती है। छठे प्रावधान के रूप में गवर्नर जनरल जब कभी बंगाल से बाहर जाएगा तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को उप प्रधान नियुक्त करने का प्रावधान इसमें किया गया था, जिससे कि गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में भी कार्य बहुत ही तरीके से हो सके और कानूनी रूप से जो है कोई भी कार्य रुके नहीं, इसलिए जो है यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट और अंतिम जो प्रावधान है उसमें इस प्रावधान में कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था, अर्थात कोई भी व्यक्ति है या कोई भी मेंबर को ये जो इसमें कमांडर इन चीफ के पद के लिए अपॉइंट कर सकते थे। बस शर्त इतनी थी कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया जाए जिस रूप में सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। सदस्यों को नियुक्त करने का एक प्रोसीजर होता था जिसमें डायरेक्टर्स होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उनकी एक समिति होती थी, तो विशेष रूप से जो है इन सदस्यों का जो है सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट किया जाता था। तो उस रूप में यदि किसी सदस्य को अपॉइंट किया जाए तो उस रूप में जो है कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई और वो जो है कमांडर इन चीफ का जो है पद धारण कर सकता था। ये कुछ जो है प्रावधान इस एक्ट में किए गए। ये था 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट, जिसके बारे में आज की कड़ी में हमने विस्तार से जाना। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे।